जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिटेल में के अंदर। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स उसको डिटेल में के अंदर पढ़ेंगे, उसकी समरी जानेंगे और उस चैप्टर की क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या उसमें फैक्चुअल डिटेल्स है, कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता ही हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्या कि क्लास 12th कंपलसरी के अंदर क्लास 12th का जो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके अंदर दो किताबें चलती है। एक किताब का नाम है फ्लेमिंगो और एक किताब का नाम है विस्तास। ठीक है, जो मैंने थंबनेल के अंदर फोटो लगा रखी है वो है फ्लेमिंगो और विस्तास का जो कवर है वो आता है ब्लैक कलर का। ठीक है, जो उसका कवर है वो। तो आज हम फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स उसको डिटेल में के अंदर पढ़ेंगे। ऑथर का नाम क्या है? अशोका मित्रम। ये बात भी मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि देखिए, जो भी चैप्टर होता है, जो प्रोज सेक्शन होता है, उसके क्या होंगे? ऑथर होंगे। ठीक है, और जो पोएम्स होती है उसके क्या होंगे? पोइट या फिर पोइट्रेस। यदि मेल है तो पोइट होंगे और यदि फीमेल है तो पोइट्रेस होगी। ठीक है, तो ये प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 है। तो और कहानी है, पोएम तो नहीं है। ये पोइट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर है, पोएम नहीं है। तो इसके क्या होंगे? ऑथर होंगे। और ऑथर का क्या नाम है? अशोका मित्रम। देखिए, सारे ऑथर के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसका क्या बेनिफिट मिलता है? जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जैसे हिंदी में आप प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गया, इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किया जाता है। उसके अंदर आपको ऑथर का नाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और यदि आपको ऑथर का नाम होगा तो आपके मार्क्स अच्छे से आएंगे। तो पोइट्स एंड पैनकेक्स, इसके इनके ऑथर का नाम क्या है? अशोका मित्रम। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, पोइट्स एंड पैनकेक्स, अशोका मित्रम। इंडेक्स आपको दिख रहा होगा, प्रोज सेक्शन है फ्लेमिंगो बुक का। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की फोटोज लगा रखी है। जिन बच्चों के पास में अभी तक किताब नहीं है तो वो वीडियो से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग किताब खरीद लीजिए, क्योंकि नाना करके भी एक वीडियो 25 से 30 मिनट की बन जाती है और जब आप रिवीजन करेंगे तो फिर 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो इतनी इतनी देर आपको फ़ोन में देखना आपकी आईसाइट के लिए सही चीज़ नहीं है। आपकी आईसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो आप लोग जो है बुक्स ले लीजिए, उसके बाद में वीडियो को देखिए और जब ज़रूरत पड़े तो फिर ऑडियो सुन लीजिए। ठीक है, लेकिन बुक्स को खरीद लीजिए, यही मेरा रिकमेंडेशन है। अब देखिए, मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, पोइट्स एंड पैनकेक्स। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, नाम को समझते हैं। पोइट्स का मतलब क्या होता है? जो कवि होते हैं उनको बोलते हैं अपन पोइट्स है। ठीक है, पैनकेक्स का मतलब, पैनकेक एक तो होती है डिश, खाने वाली। तो यहाँ पर पैनकेक खाने वाले का नाम नहीं है, पैनकेक एक ब्रांड का नाम है। अब किस चीज़ का ब्रांड है ये है मेकअप का ब्रांड। जैसे अलग अलग मेकअप के ब्रांड होते हैं, लैक्मे हो गया, और भी अलग अलग मेकअप के ब्रांड्स होते हैं, वैसे ही पैनकेक्स भी एक मेकअप का ब्रांड था 1940s के अराउंड। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो अशोक मित्रम है, अशोका मित्रम जो है, जो ऑथर है, वो बताते हैं कि कैसे क्या फिल्मी दुनिया है। ये पूरा चैप्टर जो है वो फिल्मी दुनिया, पोइट्स के अराउंड घूमता है। ठीक है, तो अशोका मित्रम कहते हैं कि कई सालों पहले, यानी कि 1940s के अराउंड की बात है ये, मैं जो है एक स्टूडियो के अंदर काम करता था और स्टूडियो का क्या नाम था? स्टूडियो का नाम था जेमिनाई स्टूडियो। और जेमिनाई स्टूडियो किधर है? जेमिनाई स्टूडियो है मद्रास में। ठीक है, चेन्नई, मद्रास में, यानी कि इंडिया के एकदम साउथ में आपका जो है जेमिनाई स्टूडियो था 1940s के अराउंड। इस स्टूडियो के जो बॉस थे, जो ऑनर थे, उनका नाम था एस वासन। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एस वासन। अब जो है अशोक मित्रम ये बताते हैं कि इस स्टूडियो में जो मेरा काम था वो काम था कि पेपर के अंदर, जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर थिएटर से रिलेटेड या फिर मूवीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको कट करके उस न्यूज़पेपर की जो मतलब जो फोटो है उसको कट करके एक फाइल के अंदर पेस्ट करना। ठीक है, अब वहाँ पे जितने भी लोग थे वो ये समझते थे कि मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है। तो जब भी मैं अपना काम करता रहता था वो लोग कोई ना कोई
कोई ना कोई आके मुझे ये बोल दिया करते थे कि क्या फालतू का काम करता रहता है ये ये सब अशोक मित्रम को लोग कहते थे, ठीक है। यानी कि इनके काम को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था और वो जो है इनको अपना काम दे दिया करते थे। वो ऐसा सोचते थे बाकी सब लोग कि इसके पास कोई काम कर ये कोई काम तो करता नहीं है, फालतू काम करता रहता है, बस पेपर के जो फोटोज है उसको काट के फाइल में चिपकाता रहता है। तो वो लोग इसको इनको अपना काम बोल दिया करते थे, ठीक है। अब ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये है किधर, ये तो मैंने आपको बता दिया मद्रास में। लेकिन मद्रास में भी एक ब्रिटिशर थे, कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिशर्स थे, उनका एक स्टेबल था। स्टेबल क्या होता है, जहाँ पे घोड़े रहते हैं, तो उस स्टेबल के ऊपर ये जेमिनी स्टूडियो बना हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिशर्स थे और उनकी जो है काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज थी, जिनमें से एक प्रॉपर्टी उनकी ये स्टेबल जो कि मद्रास के अंदर है ये भी थी, ठीक है। और इस स्टेबल के ऊपर जेमिनी स्टूडियो बना हुआ था। फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है कभी कभार यहाँ पर आते थे और उनको जो है एक मद्रास की लड़की पसंद आ गई और यहीं पर उन्होंने जो है चर्च में जाके शादी कर ली। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टेबल था, यानी कि जो जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, उस स्टेबल के ऊपर जेमिनी स्टूडियो बना हुआ था मद्रास के अंदर, ठीक है। अब जो है हमको ऑथर बताते हैं कि पैनकेक्स जो है ये उस टाइम पे इतना पॉपुलर ब्रांड था कि इसके ट्रक के ट्रक जो ट्रक होते हैं वो भर भर के आते थे, ठीक है। और जितने भी जो एक्टर्स है जो एक्ट्रेसेस है उनके ऊपर ये पैनकेक्स जो ब्रांड है, यही ब्रांड उस समय पॉपुलर था। आज तो बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है। यही ब्रांड का जो मेकअप है वो सभी लोग लगाते थे। इनमें से जो है कुछ एक्ट्रेसेस के नाम भी दे रखे, जैसे कि वैजयंती माला और भी दूसरी जो एक्ट्रेसेस है वो इस ब्रांड को यूज़ किया करती थी अपने मेकअप के लिए। लेकिन वो एक बात और बताते हैं कि जब धीरे धीरे फिर टाइम बदला, ठीक है, कुछ साल निकले, तो जो है नई नई एक्ट्रेस जो आई उन्होंने जो है पैनकेक्स को लगाना कर दिया बंद, ठीक है। क्यों लगाना बंद कर दिया, क्योंकि फिर नई नई और भी ज़्यादा एडवांस मेकअप आने लगे और पैनकेक्स नाम का जो ब्रांड था ये ब्रांड भी क्या हो गया, बंद हो गया। और फिर नई नई जो एक्ट्रेसेस है उन्होंने यूज़ नहीं करा, ठीक है। ये जो पुरानी एक्ट्रेसेस थी जैसे कि वैजयंती माला, वो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इवन एक्ट्रेस ने भी यूज़ किया है। अब वो ये बताते हैं कि मेकअप का जो रूम है वो किस प्रकार से था। वो बताते हैं मेकअप का जो रूम था उसमें बहुत सारी एक्ट्रेसेस बैठा करती थी, बहुत सारे एक्टर्स बैठा करते थे और उन पे जो है वो मेकअप किया जाता था। और ये मेकअप इतना ज़्यादा होता था कि एक अच्छे खासे इंसान को जो है वो मॉन्स्टर बना दिया जाता था। यानी कि उनका कहने का मतलब ये कि मेकअप जो है वो इतना ज़्यादा और इतना डेफिनेशन से इतना बढ़िया तरीके से किया जा रहा था कि आप एक व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है। यदि सेम व्यक्ति विदाउट मेकअप और मेकअप के साथ आ जाए तो आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और स्क्रीन पर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ और बोलते कि ये जो है मेकअप का जो कमरा है ये यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है। अब लाइट की वजह से क्या होगी, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को परेशान होना पड़ता है। इतनी गर्मी में पहले ही इतनी गर्मी रहती है, ऊपर से जो है जो बल्ब है जो लाइटिंग है यहाँ से निकलने वाली जो हीट है वो और ज़्यादा एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को परेशान करती है। ऊपर से जो है वो मेकअप, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को फील होती है। अब वो एक चीज़ और बताते हैं कि हमारा जो ये जेमिनी स्टूडियो था यहाँ पर यूनिटी बनी हुई थी, नेशनल यूनिटी। किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले एक बंगाली काम करते थे, ठीक है। यहाँ पर एक बंगाली काम करते थे और वो जो है पूरे मेकअप डिपार्टमेंट के हेड थे। लेकिन वो फेमस हो गए, फिर वो चले गए और उनकी जगह पर आ गए कौन, एक महाराष्ट्रियन, फिर वो मेकअप डिपार्टमेंट के हेड बन गए। इसके अलावा यहाँ पर एक कैनेडियन, एंग्लो इंडियन और मद्रास के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, ये सब लोग भी यहाँ पर थे। यानी कि वो ये बताते हैं कि जो ऑल इंडिया रेडियो था, ऑल इंडिया रेडियो में तो काफ़ी सालों के बाद नेशनल यूनिटी, सारे स्टेट्स को साथ साथ में मिलकर रहना चाहिए, ये जो भावना है वो तो रेडियो पे टीवी पर बहुत बाद में आई। हमारे जेमिनी स्टूडियो में तो ये बहुत पहले से थी, क्योंकि हर स्टेट के अपने अपने लोग थे, ठीक है, और सभी में यूनिटी मेंटेन थी, ठीक है। तो इसी के बाद जो है वो ये भी बताते हैं कि जो हेड होता है, जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड था, वो जो मेन एक्ट्रेसेस होती है या जो मेन एक्टर्स होते हैं उनको मेकअप करते हैं, ठीक है।
इसके बाद में जो उससे नीचे के जो होते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर हायरार्की से काम होता है, ठीक है। उसके जो बाकी के कलीग्स होते हैं मेकअप डिपार्टमेंट के, वो जो साइड एक्टर्स होते हैं या साइड एक्ट्रेसेस होती है जो कि साइड रोल प्ले करती है या प्ले करते हैं, ठीक है, उनको मेकअप किया जाता था कलीग्स के द्वारा। उसके बाद में हमारे पास में एक ऑफिस बॉय भी था। अब देखिए ऑफिस बॉय, वो बताते हैं कि ऑफिस बॉय, बॉय से आप क्या समझेंगे कि कोई बच्चा है, पर ये कोई बच्चा नहीं है, बल्कि इनकी उम्र तो कितनी है, लगभग 40 साल, 40 ईयर्स लगभग, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि ऑफिस बॉय का भी यहाँ पर एक काम था। ऑफिस बॉय का काम क्या था कि पिक्चर में कभी कभार जो क्राउड का जो रोल होता है, क्राउड का जो रोल होता है, यानी कि जो पब्लिक का जो रोल होता है कभी कभार, तो पब्लिक के ऊपर मेकअप करने का जो काम है वो किसका था, ऑफिस बॉय का काम था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। अब यहाँ पर जो है वो ऑफिस बॉय का वर्णन देते हुए बताते हैं कि जब भी मैं काम करता रहता था या मैं फ्री होता था, तब ऑफिस बॉय जो है वो मेरे पास आकर बैठ जाया करता था और अपनी जो है बातें मुझे बताया करता था, ठीक है। और अपनी क्या क्या बातें बताता था कि ऑफिस बॉय, अब जो भी है वो ऑफिस बॉय कह रहा है अशोक मित्रम को, बता तो अशोक मित्रम ही रहे हमको चैप्टर के अंदर, लेकिन अशोक मित्रम को किसने बताई बात, वो बताई ऑफिस बॉय ने। तो ऑफिस बॉय अशोक मित्रम जी को क्या कहता है कि देखो यार, मैं यहाँ पर आया था, मैं सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा, लेकिन देखो मैं कुछ भी, आज जो है मैं क्राउड का मेकअप कर रहा हूँ, मेकअप कर रहा हूँ वो भी बस क्राउड का कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है, और ये सब का जिम्मेदार जो ऑफिस बॉय है वो किसको बताता है, वो बताता है कोठामंगलम शुभू जी को, ठीक है। तो हमारे जो अगले कैरेक्टर है कोठामंगलम शुभू, ठीक है, इनका वर्णन आता है यहाँ पर। तो ये जो है बहुत ही काइंड पर्सन और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन ये होते हैं। ये क्या बताते हैं कि देखिए, ये बताते हैं कि जब भी डायरेक्टर को कोई ना कोई सीन समझ में करना होता है, पर समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से करे, तो कोटामंगलम शुभू जो है ये डायरेक्टर को गाइड कर देते हैं। यानी कि पहले नंबर पे तो एस एस वासन है, बॉस, लेकिन सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट पर्सन है यहाँ पर, जिनका पद सबसे बड़ा है, वो है कोटामंगलम शुभू, ठीक है। डायरेक्टर को कई बार ऐसा सीन भी करना होता है जैसे कि एक चूहा है, ठीक है, एक माउस है, उसने जो है टाइग्रेस को मार दिया। अब टाइगर के बच्चों को जो है, टाइग्रेस के जो बच्चे हैं उसको एक चूहा पालेगा, ठीक है, उनको बड़ा करेगा। तो ये सब जो सीन्स होते हैं इसको कोटामंगलम शुभू आराम से बता देता है, बहुत ही आसानी से बता देता है। और एक तरीका नहीं, बल्कि बहुत सारे तरीके बता देता है। यदि आपको एक तरीका पसंद नहीं आया तो आप दूसरा तरीका ले लीजिए, ठीक है। तो ऑफिस बॉय सारा जो है दोष किसको दे देता है, कोटामंगलम शुभू, कि इसके आने की वजह से जो है मैं फिल्मों में नहीं आ पा रहा। इवन कोटामंगलम शुभू जो है वो एक पोइट भी है, नॉवेल्स भी लिखते हैं, इवन उन्होंने जो है एक्टर का काम भी किया है, और उनकी पिक्चर है, मतलब जिस पिक्चर को वो डायरेक्ट कर दे, डायरेक्टर बन जाए, या फिर जिस पिक्चर में उनका रोल आ जाए, वो पिक्चर सुपर हिट हो जाती है, ठीक है। इसी के बाद में जो है कोटामंगलम शुभू के बारे में ये भी बताया जाता है कि उनके घर पे जो है उनके दोस्त हो गए या उनके रिश्तेदार हो गए, वो हमेशा रहते हैं, ठीक है, और उनका राशन पानी खाते हैं। और फिर भी कोटामंगलम शुभू ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तुम फ्री फंड का खा रहे हो या फिर यहाँ से चला जाओ। वो बहुत ही काइंड और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और वो एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ये कहते हैं अशोक मित्रम कि उनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में होता है, ये उनको एक एडवांटेज है, बट उनकी जो मेहनत है वो उनकी सफलता का असली राज है, ठीक है। लेकिन ऑफिस बॉय जो है वो कोटामंगलम शुभू जी से चिढ़ता है कि इसके आने की वजह से जो है वो मुझे फिल्मों में काम नहीं मिला। इसके बाद में जो है अशोक मित्रम जी बताते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक एक और कैरेक्टर है जिसका क्या नाम है, लीगल एडवाइजर, मतलब ये उसका पद है, लीगल एडवाइजर। अब लीगल एडवाइजर मतलब कानून का जो सलाहकार है वो, ये एक लॉयर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो अशोक मित्रम जी कहते हैं कि है तो एक कानून के सलाहकार, लेकिन इनके जो जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी काम है, वो सब इलीगल है। इनका नाम, इनका पद क्या है, कानूनी सलाहकार का पद है, कि जो पिक्चर हम बना रहे हैं वो कॉपीराइट ना हो जाए, या किन सीन को दिखाना चाहिए, किस सीन को नहीं दिखाना चाहिए, ये सब थोड़ा बहुत डायरेक्ट करने का काम है इनका, लीगल एडवाइजर का। लेकिन इनके सारे काम गैर कानूनी है। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बार क्या होता है कि एक एक्ट्रेस आती है और वो गांव से आती है, ठीक है। तो एक आध
वो पिक्चर देती है, एक आध उसकी मूवीज़ आती है और वो एक बार स्टेज पे ऐसी स्पीच देती है, ठीक है? और स्पीच देते-देते उसको बहुत ज़्यादा जो है कुछ हो जाता है, उसका टेम्पर लूज़ हो जाता है और वो जो बॉस है वहाँ पे एस.एस. वासन या फिर जो और दूसरे भी लोग हैं, उनके बारे में बहुत गलत-सलत कहने लग जाती है, बहुत तेज़-तेज़ बोलने लग जाती है बेसिकली, गलत नहीं, तेज़ बोलने लग जाती है, बहुत तेज़-तेज़ और ऐसा लगता था कि वो उनसे कहीं न कहीं खुश नहीं है, उनके काम से कहीं न कहीं खुश नहीं है, उनके पॉलिसीज़ के साथ में कहीं न कहीं खुश नहीं है। तो लीगल एडवाइज़र ने क्या किया, जब वो तेज़-तेज़ बोल रही थी, जब टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है? जब वो चुप हुई, ठीक है? तो उसको वो रिकॉर्डिंग सुना दी और उससे जो है उसको इतनी ज़्यादा शर्म आई कि वो अपना पूरा करियर और अपने इस जेमिनी स्टूडियो को छोड़ के अपने घर पे चली गई, ठीक है? तो ये इन्होंने जो है एक लड़की का, एक एक्ट्रेस का करियर जो है वो ख़राब कर दिया। तो ये इन्होंने सही काम नहीं किया। किसने? लीगल एडवाइज़र की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इनकी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो इल्लीगल है। और इसके अलावा यदि बात करें लीगल एडवाइज़र की, तो उस जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग होते थे, वो कॉटन के कपड़े या फिर खादी के कपड़े, धोती-कुर्ता ये सब पहना करते थे। लेकिन ये जो है, ये कोट-वोट पहनते थे, ब्लैक कलर का कोट हो गया, व्हाइट कलर की शर्ट हो गई, मतलब जो लॉयर वाली जो ड्रेस होती है, जो एडवोकेट वाली जो ड्रेस होती है, वकीलों वाली, वो ये पहना करते थे, ठीक है? और इसके बाद में जो है बताते हैं कि इन्होंने जो है एस.एस. वासन ने इनको परमिशन दे दी थी कि तुम 1-2 पिक्चरें डायरेक्ट कर सकते हो, यानी कि 1-2 पिक्चरें बना सकते हो, 1-2 पिक्चरों में तुम्हें जो है एक्टर की तरह लिया भी जाएगा और इन्होंने बनाई भी, पिक्चर इन्होंने बनाई भी, लेकिन वो पिक्चरें ज़्यादा चली नहीं। और किसकी पिक्चरें चलती थी? कोटामंगलम शुभू जी की, जिससे कौन चिढ़ता था? ऑफिस बॉय, ठीक है? अब यहाँ पर जो है अ, वो जो अशोक मित्रम जी है, वो और भी कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि पोएट्स के बारे में। अभी तक तो बताया मेकअप के बारे में, कौन मेकअप करता है, कौन नहीं करता, कौन कोटामंगलम शुभू है, कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर स्केच जब क्वेश्चन आता है तो आप लिख देंगे। किसी के ऊपर भी आ सकता है। कोटामंगलम शुभू के ऊपर ज़्यादा आता है और जो सॉरी, जो ऑफिस बॉय है इनके ऊपर ज़्यादा आता है, 2 के ऊपर। लीगल एडवाइज़र के ऊपर भी आ जाता है, बट कम आता है, ठीक है? लेकिन आपको याद तो सारा ही करना है। इसके बाद में वो बताते हैं पोएट के बारे में कि देखिए हम लोग जो है पिक्चरें बनाते हैं, ड्रामास करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक कमरा भी है, एक रूम भी है, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे कौन बैठते हैं? पोएट्स बैठते हैं, जो कवि है, कवियत्री है, वो लोग यहाँ पर आके बैठते हैं। और जो पोएम्स है, यानी कि जो भी पोएम्स है, जो भी लिखा-पढ़ी वाला जो काम है, यानी कि जो एक क्रिएटिविटी है, उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके दिमाग का शांत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग आकर के बैठते हैं और दिन भर यहाँ पर जो है कॉफ़ी की सप्लाई होती रहती है ताकि उनको नींद ना आए और वो मूड, सभी लोग जो है अपने मूड को फ्रेश रख पाएँ। तो यहाँ पर जो है दिन भर कॉफ़ी की सप्लाई होती रहती है। इसके बाद वो बताते हैं कि देखिए हमारा राजनीति में, हमारा पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, किसी का भी नहीं है। लेकिन हम सभी लोग को एक एक बात पे जो है वो एग्री करते हैं, कौन सी बात? कि जो कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी क्या है? बहुत ज़्यादा खराब है। और हम सब जो है किसकी बातों पे मानते थे? हम सब मानते थे महात्मा गांधी जी की बातों को। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी आखिरकार होती क्या है? तो कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें सब कुछ जो है वो स्टेट कंट्रोल करता है। स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट होती है, सब कुछ वो कंट्रोल करती है। जैसे कि अभी आपको कोई बिज़नेस खोलना हो तो आप खोल सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को कहते हैं कैपिटलिज्म। लेकिन जब सब कुछ गवर्नमेंट करती है, सब कुछ ए टू जेड, ठीक है? आपके बच्चों के एजुकेशन, सब कुछ, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, कुछ भी, जब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म। तो वो अब अमेरिका जो है, वो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी पे चलता है। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है और यहाँ पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उसका भी कंट्रोल, उनका भी कंट्रोल रहता है, ठीक है? जैसे यूएसएसआर था, बहुत टाइम पहले यूएसएसआर, रशिया और उसके 14 अलग-अलग दोस्त, मतलब छोटे-छोटे और भी कंट्रीज़। तो जो यूएसएसआर था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो उसमें जो है कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी चलती थी। और यहाँ पर बताया जाता है कि कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि जो इसको फॉलो करता है, स्टार्टिंग में हो सकता है उसको बहुत अच्छा लगे, लेकिन बाद में उसकी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि वो अपने बच्चों को, अपनी
पत्नी को या इवन अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी जो है वो मौत के घाट उतार सकता है, उनको भी जो है वो मार सकता है। इतनी ये खतरनाक जो है कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पर एक कॉन्सर्ट होता है, जिस एक एमआरए वाले आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पैराग्राफ में एमआरए, ठीक है, मॉरल रीआर मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी वाले यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब ये कौन होते हैं, अब इसके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो ये प्ले करवाते हैं, ये प्ले करवाने वाली एक टीम है एमआरए, ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। तो इसके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनका नाम होता है फ्रेंच बुचमैन, ठीक है, फ्रैंक बुचमैन, ये आपको चैप्टर में दिख जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिए, शायद मैं प्रोनाउंस ढंग से नहीं कर पाया, फ्रैंक बुचमैन, ठीक है। ये यहाँ पर आते हैं। अब ये यहाँ पर आके दो प्ले करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्ले का नाम होता है जोथम वैली और एक प्ले का नाम होता है फॉरगॉटन फैक्टर। अब ये जो प्ले करते हैं तो बाद में ऑथर को पता चलता है कि एमआरए वाले जितने भी प्ले करते हैं अलग अलग देशों में जाके प्ले करते हैं, और जितने भी प्ले करते हैं वो सब कम्युनलिज्म के खिलाफ होते हैं, यानी कि आप लोग कम्युनलिज्म को मत मानो। उनके जो भी प्लेयर होते हैं, जो भी इनके प्लेज होते हैं, जो भी ड्रामा होते हैं, उनका कहीं ना कहीं यही कहीं ना कहीं यही इंडिकेशन मिलता है वहां से कि ये जो प्लेज है वो कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में है, ठीक है। ये अब यहाँ के जो बॉस है जेमिनी स्टूडियो के एसएस वासन, वो भी कम्युनलिज्म को हेट करते थे, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में थे, तो उन्होंने जो है ये एमआरए वालों को इनवाइट किया था। ये जो है पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर प्लेस किया करती थी। अब इनके जो प्लेस थे वो बहुत ज़्यादा खास नहीं हुआ करते थे, यानी कि सिंपल से उसमें कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में आपको इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन जो प्लेस करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा खास हुआ करता था। जैसे ये बताते हैं कि जैसे मॉर्निंग का सीन दिखाना है, सुबह का सीन, तो एक वाइट कलर का पर्दा लगा दिया, ठीक है, और पीछे से जो है वो फ्लूट बज रही है, यानी कि सुबह की बहुत ही अच्छी सुहावनी सुबह हो रही है, ठीक है। मतलब प्रेज करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और पूरे जेमिनी स्टूडियो के जितने भी लोग थे, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस थी, वो कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होती है, और इनके जो मॉडल्स है प्लेस करने का जो तरीका है उसको भी अपनी आने वाली पिक्चरों में, आने वाले ड्रामाज में उसको अडॉप्ट करती है उस तरीके को, ठीक है। और दो प्रकार के ये प्लेस करते हैं, एक का नाम है जोथम वैली और एक का नाम है फॉरगॉटन फैक्टर, ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पर एक खबर चलती है कि एक बहुत बड़े पोइट जो है वो यहाँ पर आने वाले, किधर आने वाले, जेमिनी स्टूडियो में आने वाले। लोग सोचते हैं कि जॉन कीट्स आने वाले, ठीक है, जॉन कीट्स, मतलब आप लोगों ने इनकी पोएम्स पढ़ी होगी, ठीक है, इंग्लिश के अंदर आती है, क्लासेस में आती है, 10th 11th 12th में चलती है इनकी पोएम्स, ठीक है। जॉन कीट्स आने वाले हैं, और भी एक दो बड़े बड़े पोइट्स का नाम बताया कि वो आने वाले हैं, पर बाद में पता चलता है कि नहीं, वो कोई पोइट नहीं है, बल्कि वो तो एक एडिटर है। एडिटर मतलब जो न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं ना, वो तो एक एडिटर है, ठीक है। बाद में फिर और पता चलता है कि नहीं, वो कोई बहुत बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर नहीं है, वो तो छोटे मोटे न्यूज़पेपर के एडिटर है। अब एडिटर का अनुमान, ये सब अनुमान है, कोई बोलता है पोइट आ रहा है, कोई बोलता है एडिटर आ रहा है। अब एडिटर का क्यों बोलते इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एसएस वासन है वो बॉस तो है जेमिनी स्टूडियो के, लेकिन साथ में वो एडिटर भी है, ठीक है। तो अनुमान लगा लिया जाता है कि भाई बॉस का कोई ना कोई दोस्त होगा। अब यहाँ पर जो है एक व्यक्ति आते हैं, फाइनली वो आ ही जाते हैं जिसकी बात होती है। अब उनका नाम जो है वो चैप्टर के लास्ट में आएगा, ठीक है। यदि अभी मैंने बता दिया तो पूरा जो सस्पेंस है वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर, लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। अब वो आ जाते हैं और वो आकर जो है वो इंग्लिश में स्पीच देते हैं। अब इंग्लिश में स्पीच देते हैं तो यहाँ पर तो जो मद्रास के लोग हैं इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, और उनके जाने के बाद में सभी लोग ये सोचते हैं कि यार ये क्यों आया, इसका आने का क्या रोल था। चलो स्पीच देने आया वो तो मान ली बात, लेकिन स्पीच समझ में भी तो आनी चाहिए। तुम उस लैंग्वेज में बात कर रहे हो जो हम में से किसी को आती नहीं, और चलो आ भी जाए, इंग्लिश आती भी है, तो तुम्हारा जो एसेंट है, जो बोलने का जो तरीका है, जो तुम्हारा उच्चारण हो रहा है, जो टोन है तुम्हारी, वो टोन हमको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। ये हो जाता है। उसके बाद में जो है अब जेमिनी स्टूडियो बंद हो जाता है, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो जो है अब धीरे धीरे लॉस में जाता रहता है। तो एसएस वासन सोचते हैं कि जेमिनी स्टूडियो को बंद कर दिया जाए। अब जब जेमिनी स्टूडियो होता है बंद, तो जो लीगल एडवाइजर होता है उसकी नौकरी भी चली जाती है,
उसकी नौकरी भी चली जाती है। और अशोक मित्रम ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्टूडियो के बंद होने की वजह से किसी लॉयर की नौकरी चली गई, क्योंकि उस लॉयर का काम क्या था उस स्टूडियो में, कॉपीराइट से बचाना और क्या सीन सही है क्या सीन सही नहीं है कानून की नज़रों से, ये सब चीज़ें बताना। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टूडियो के बंद होने से एक लॉयर की नौकरी चली गई। ठीक है, ये होता है। अब अशोक मित्रम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी एज भी हो जाती है और उनके पास में इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं रहते। ठीक है, तो वो राह चलते जब भी उनको टाइम मिलता है, और जब भी उनको कोई बुक्स हो गई या कोई भी चीज़ जब उनको सेल में मिलती है, स्पेशली बुक्स हो गई या कोई भी नॉलेजेबल मटेरियल उनको जब सेल में मिलता है, क्योंकि इतने पैसे तो होते नहीं थे, क्योंकि अब तो वो जो उनका जहाँ पे वो काम करते थे जेमिनी स्टूडियो में, वो भी बंद हो चुका था और अब उनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र भी हो चुकी थी। तो जो चीज़ें उनको सेल में मिलती है उसको वो खरीद लिया करते थे। ठीक है, एक दिन उन्होंने जो है एक बुक को खरीदा और उस बुक में देखा, एक मैगजीन को खरीदा बेसिकली, और उसमें उन्होंने देखा कि एक स्टोरी का कंपटीशन हो रहा है, एक स्टोरी का कंपटीशन हो रहा है, और वो स्टोरी का कंपटीशन कौन करवा रहा है, द एनकाउंटर। याद रखिए दोस्तों, अच्छे से आपको याद रखना है, द एनकाउंटर नाम की एक मैगजीन है, द एनकाउंटर। ठीक है, उस मैगजीन, वो जो द एनकाउंटर जो मैगजीन है उसके जो ऑथर है वो करवा रहे हैं कौन सा कंपटीशन, स्टोरी कंपटीशन। तो वो सोचते हैं कि चलो भाई, मैं अपनी स्टोरी लिखने से पहले, क्योंकि स्टोरी मैं लिखूंगा तो स्टोरी लिखने में मेहनत लगेगी, उसके बाद मैं पोस्ट करूंगा, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ये एनकाउंटर नाम की मैगजीन कैसी है, क्या इसके जो ऑथर है वो जेन्युइन भी है या नहीं है, या फिर ऐसे कोई फ्रॉड है। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे जो है द एनकाउंटर नाम की जो मैगजीन है उसको फाइंड आउट करते हैं, और उसके जो ऑथर का नाम होता है उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऑथर का नाम क्या होता है, स्टीफन स्पेंडर। हाँ दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर जो है यही आए थे। कब, जब वो स्पीच देने की बात हुई थी और किसी को समझ में नहीं आई थी वो स्पीच, क्योंकि वो इंग्लिश में थी, ऊपर से जो टोन था वो भी टोन डिफरेंट था। ठीक है, तो उन व्यक्ति का क्या नाम था, उन व्यक्ति का नाम नहीं था स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, तो जब ये उनका नाम देखते हैं कि यार क्योंकि नाम तो जानते ही थे ना, लेकिन इस लेवल का वो व्यक्ति है ये नहीं जानते थे अशोक मित्रम। तो अब इन्होंने देखा कि यार इतनी बढ़िया मैगजीन है द एनकाउंटर, और इसका राइटर है ये स्टीफन स्पेंडर। तो इनको जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा जो है बहुत पुराना बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई हम किसी व्यक्ति से मिल के आए, बट उसके बारे में उसने जो भी बातें बोली वो समझ में नहीं आई, आगे जाके जो है बहुत बड़े व्यक्ति या कहीं पर सर कहीं से भी उनका नाम हमको मिलता है। तो उनका नाम जब हमको मिला तो यार बहुत ज़्यादा फिर खुशी होती है कि यार उस व्यक्ति से तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ, और उस दिन समझ में नहीं आया कि कौन है, बट आज समझ में आ गया कि व्यक्ति में क्या जलवा है, व्यक्ति बहुत ही बड़ा व्यक्ति है। ठीक है, ये होता है। फिर जो है अशोक मित्रा अपनी स्टोरी लिख के वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके कुछ दिनों बाद जो है फिर से, उसके कुछ दिनों के बाद जो है एक फिर से जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है, तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में, यानी कि जब वहाँ पे कम्युनलिज्म का एंड होता है, उसके बाद में जो है कुछ बुक्स पब्लिश की जाती है। एक बुक का नाम होता है द गॉड डेट फील्ड, द गॉड डेट फील्ड। ठीक है, ये एक बुक होती है। अब उस बुक के जो है कुल मिलाकर 6 राइटर्स होते हैं, 6 ऑथर्स होते हैं। उनमें से एक राइटर, एक ऑथर का क्या नाम होता है, वही नाम होता है स्टीफन स्पेंडर। तो जब ये उस बुक को दोबारा देखते कुछ दिनों के बाद में, पहले तो उन्होंने स्टोरी लिख के भेज दी, ठीक है, द एनकाउंटर वालों को, क्योंकि उसके राइटर कौन थे, स्टीफन स्पेंडर थे। कुछ दिनों के बाद में जो है रशियन रिवॉल्यूशन होता है, कम्युनलिज्म एंड हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, और फिर से कुछ जो किताबें है वो पब्लिश होती है सेल में। तो फिर से ये एक किताब को देखते हैं जिस किताब का टाइटल होता है द गॉड डेट फील्ड, गॉड, और यहाँ पर गॉड से मतलब भगवान नहीं है, यहाँ से गॉड से मतलब है आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी, कम्युनलिज्म। कि देखिए कम्युनिज्म आइडियोलॉजी किस प्रकार से फेल होती है प्रैक्टिकली सोसाइटी के अंदर, किस प्रकार से कम्युनिज्म आइडियोलॉजी फेल होती है। उसके जो ऑथर होते हैं, कुल मिलाकर 6 ऑथर होते हैं, 6 में से एक ऑथर का नाम होता है स्टीफन स्पेंडर। तो ये फिर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ है वो आपको मिल पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।